बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई बुक, एक नई क्लास, एक नया टॉपिक और आप इंशाल्लाह इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएससी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर प्री कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है लिमिट एंड फंक्शंस। तो फंक्शन एंड लिमिट्स को मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो इस वीडियो को सारा कंप्लीट देखें। मैं बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करके अपर एक्सरसाइजेज तक मैं लेके जाऊंगा और मैं विद एग्जांपल्स हर चीज़ एलेबोरेट करूंगा। तो इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपको समझ आएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप धड़ाधड़ अब सब्सक्राइब कर लीजिए सभी, और ताकि अब नेक्स्ट जो आने वाली चीज़ें हैं सारी वो आपको एफएससी सेकेंड ईयर जो आपकी 12वीं क्लास 12 क्लास की जो एफएससी की मैथ की बुक है उसके रिलेटेड तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहला चैप्टर जो है आपका इस बुक का, उसका नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। यूनिट नंबर 1 है फंक्शन एंड लिमिट्स में स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन की बेस पहले मैं आपको इसकी बेस बताऊंगा, बेस बताने के बाद फिर इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ फिर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज़ फंक्शन, एक्चुअली फंक्शन होता क्या है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो लिबनीज ने दिया था, ठीक है। एक ये जर्मन मैथमेटिशियन था लिबनीज, इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसको उसने बेसिकली तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कितना डिपेंडेंस है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल कैसे डिपेंड करता है, उसने वो बताया था। तो उसने उसमें से ही जब उसकी रिसर्च कंप्लीट हुई तो उसने एक फंक्शन के नाम को, एक चीज़ को, फंक्शन को डेवलप किया। उसने ये कंसेप्ट दिया। फॉर एग्जांपल उसने कहा, एक एग्जांपल ये है कि द एरिया ए, कोई भी एरिया है ए जिसको हम कह देते हैं किसका, स्क्वायर का, किसी स्क्वायर का एरिया ए किस पर डिपेंड करता है, हमेशा उसकी साइड्स पर, किसी एक साइड पर डिपेंड करता है। यानी कि एरिया बराबर होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। स्क्वायर की सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, एक ही उसकी साइड को, एक ही लेंथ की होती हैं। तो उसी साइड को उसी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा। इट मीन्स दैट एरिया तब तक नहीं निकलेगा तब जब तक उसकी साइड्स हमें ना पता हो। यही इसका रूल है फार्मूले के मुताबिक। तो फार्मूले में ये है कि जो डिपेंडेंस एरिया है वो डिपेंड कर रहा है उसकी साइड्स पर। द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स x, उस साइड का नाम x है, बाय फार्मूला a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर हमें साइड पता होगी वो इस फार्मूला x स्क्वायर में से गुजरेगा तभी जाके a आएगा हमारे पास। ये है इसका रूल। एरिया हमें तब हासिल होगा जब उसकी साइड पता होगी, वो इस फार्मूले में से गुजरेगा तब एरिया आएगा हमारे पास। सो वी से दैट ए इज फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब है एरिया जो है वो एक्स का फंक्शन है। एरिया एक्स के बगैर नामुमकिन है, एक्स होगा तो एरिया निकलेगा। ये इसका फंक्शन का एक रूल है, क्लियर आपको हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द वॉल्यूम V ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, एक स्फेयर गोल चीज होती है, उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मीन्स अंदर उसकी कैपेसिटी कितनी है, डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस। वो हमेशा रेडियस पर डिपेंड करता है कि उस स्फेयर का रेडियस कितना है। किस फार्मूले से, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 और पाई ये तो कांस्टेंट है, R जो है वो वेरिएबल है, तो R इधर, यानी कि इस फार्मूले में R को गुजारेंगे तभी जाके V आएगा। सो वी कैन से दैट V इज फंक्शन ऑफ R। V भी यहां पर वॉल्यूम जो है वो R का फंक्शन है। अब मैं आपको डेफिनेशन करवाता हूं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। जी, डेफिनेशन, अ फंक्शन f फ्रॉम x, एक सेट है x शुरू में जो हमें पता है, वो जैसे कि यहां पर हमें ये वाला इसकी साइड्स पता थी, एक साइड पता थी। फॉर एग्जांपल जो चीज हमें पता है वो है x, फंक्शन x, सेट x है। टू अ सेट y वो सेट है जो फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो आएगा, y वो वाला सेट है। इज अ रूल, अ फंक्शन f एक सेट x से लेके y तक एक फंक्शन वो चीज है, इज अ रूल
एक रूल है या फिर एक कॉरस्पॉन्डेंस है दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट x इन x अ यूनिक एलिमेंट y इन y। बेसिकली इस फिगर पे आ जाए, ये वो फंक्शन है x, ठीक है, इससे ये वाला बनेगा कब, जब हम f अप्लाई कर देंगे, जब ये वाला फंक्शन, ये वाला सेट f में से गुजरेगा, f रूल में से, f फंक्शन में से, f कॉरस्पॉन्डेंस में से गुजरेगा, तब जाके y आएगा, ठीक है, जो कि हर एक y की एलिमेंट को कॉरस्पॉन्ड करता है x के साथ, यानी कि दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट x इन x अ यूनिक एलिमेंट y इन y, यानी कि x इस एलिमेंट में, इस सेट में से कोई भी एलिमेंट उठा लें, उस पर अगर फंक्शन लगाएंगे तो कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट y में सेट में आएगा, यानी कि एक सेट नया बनेगा। ये होता है फंक्शन। बेसिकली कंप्यूटर्स में भी यही फंक्शन चलते हैं। कैसे? ये आप इनपुट दे रहे हैं, कोई x इसका नाम है, वो किसी फंक्शन में से गुजरा जिसका नाम है f, और आपको एक आउटपुट मिली जिसका नाम है f ऑफ x। अब f ऑफ x आपके लिए एक नई चीज है, वो क्या है वो मैं अभी बताता हूं। आइलर एक साइंटिस्ट है, आइलर एक मैथमेटिशियन है, उसने इस फंक्शन की नोटेशन को जो है वो डेवलप किया। उसने कहा कि हम फंक्शन को f ऑफ x भी लिख सकते हैं, यानी जिस x पर कोई भी एलिमेंट x है उस पर कोई फंक्शन अप्लाई होता है तो जो रिजल्ट आएगा वो f ऑफ x, इसको पढ़ेंगे f ऑफ x कह सकते हैं उसे। तो यानी कि जो भी y, हम इसको y के इक्वल भी बोल सकते हैं, यानी कि जो भी x के ऊपर फंक्शन आएगा तो वो f ऑफ x बनेगा, यानी ये सारा सेट f ऑफ x है, इसको y भी बोल सकते हैं, ये y पहले से बोला हुआ है हम। तो इस कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी यही चीज होता है, x इनपुट होती है, उस पर फंक्शन अप्लाई होता है तो f ऑफ x आउटपुट आ जाती है। ये हमारे पास x सेट होता है कैपिटल X, और ये कैपिटल Y सेट होता है, ये फंक्शन आपने अप्लाई कर दिया। तो ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन जो कि मैंने इतने लंबे तरीके से आपको समझा दी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, यहाँ तक आपको फंक्शन की वैल्यू, तो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन तो आपको मैंने बता दी। अब ये जो होता है ना, जो पहला सेट होता है फंक्शन के पहले, मतलब जो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x सेट जो है, जी सेट x इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, उसको बोलते हैं उस फंक्शन की डोमेन, यानी कि अप्लाई होने से पहले जो हमारे पास सेट होगा वो होगा डोमेन। अप्लाई होने के बाद जो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो सेट आएगा उस सारे फंक्शन, द सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, इसको रेंज बोलते हैं। यानी कि अप्लाई होने के बाद जो f ऑफ x आएगा, जितने भी f ऑफ x आएंगे वो एक सेट जो होता है उसको आप क्या कहेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन। और जो हमारे पास जो x जो अप्लाई होने से पहले जो सेट होता है उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये जो होता है आपके पास x, द वेरिएबल x, ये जो स्मॉल x है वेरिएबल जो कि अप्लाई होने से पहले जो होता है, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और आपके पास जो अप्लाई होने के बाद जो y आता है वो डिपेंडेंट। वो क्यों डिपेंडेंट होता है? बिकॉज x नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा तो y कैसे आएगा? यानी कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पर, x होगा उस पर फंक्शन अप्लाई होगा तभी जाके तो y हमें मिलेगा। अगर हमारे पास x ही नहीं होगा तो हमें y कैसे मिलेगा? इट मीन्स दैट y इज डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जनरली। जी, तो नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ द फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस काफ़ी सारी होती हैं, अभी मैंने आपको फंक्शन के बारे में डिटेल से बताया, लेकिन टाइप ऑफ फंक्शंस काफ़ी सारी हैं, बहुत सारी टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, उन डिटेल से उनके बारे में हम पढ़ेंगे जितने हमारे
नॉलेज में जितने हमारी रेंज में आ सकते हैं सभी को मैं आपको बताऊंगा फॉर एग्जांपल्स देने के बाद। सबसे पहले तो अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे डिफाइन करें, उसमें जनरल सी बात है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अगर तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस उसमें आपके पास आ रही हैं तो इन्वॉल्व हो रही हैं तो वो एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा। मज़ीद इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, मैंने लिखा हुआ है द फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से डिफाइन किए गए हों और कॉल्ड अलजेब्राइक फंक्शन। तो इसकी क्लासिफिकेशन मज़ीद की गई है, इसको मज़ीद ग्रुप्स में, मज़ीद इसको टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले टाइप इसकी जो है वो है पोलिनोमियल फंक्शन। जैसा कि आपको पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में सबसे पहली एक्सप्रेशन जो होती है वो पोलिनोमियल होती है। तो पोलिनोमियल के बारे में आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है, व्हाट इज़ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रा में आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें जो एक्सपोनेंट होता है वो नॉन नेगेटिव हो, यानी कि नेगेटिव इंटीजर ना हो, और जो कोई भी रेशो वाली फॉर्म में ना हो, तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन सम फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन हो, और एन जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। ये इसकी कंडीशन हो, n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, मींस के x की वेरिएबल की जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, कोई भी पॉइंट वाली चीज़ ना हो, कोई नेगेटिव चीज़ ना हो, कोई फंक्शन फ्रैक्शन वाली चीज़ ना हो, कोई स्क्वायर रूट वाली पावर ना हो, कुछ भी ना हो, पावर में ओनली इंटीजर हो, वो भी पॉजिटिव, तो हम कहेंगे उस सारी एक्सप्रेशन के वेरिएबल में इस तरह की चीज़ हो तो वो सारी एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल कहलाती है। और कोई भी फंक्शन जो है वो उस पोलिनोमियल से बना हो तो हम उसको फंक्शन को पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। यही चीज़ इसने इसमें इसकी डेफिनेशन में बताई हुई है, फंक्शन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू a कोफिशिएंट x रेज टू पावर n प्लस a नेक्स्ट कोफिशिएंट x रेज टू पावर a कम प्लस नेक्स्ट, इसी तरह a नॉट तक आपका चला जाएगा, वेयर फॉर ऑल x और a1 a2 a3 an तक जो है वो सारे रियल है नंबर, एंड इसके एक्सपोनेंट्स यानी कि ये n, n-1, n-2 और 2-1, 3, ये वो एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। वही कंडीशन जो मैंने उधर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में आपको बताई कि एक्सपोनेंट जो इसकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो उसको कहेंगे पोलिनोमियल फंक्शन। अब इसकी दो एग्जांपल्स हैं, अब इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं, उधर से दो चीज़ें और आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। पहली तो बात तो ये है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, किस डिग्री का? ऑफ 2, डिग्री 2 है इसकी। कैसे पता चला? जो x की सबसे ज्यादा पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। अब दूसरी चीज, जो x की सबसे ज्यादा पावर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर सबसे ज्यादा पावर है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो 2 इसका लीडिंग कोफिशिएंट होगा इस पोलिनोमियल फंक्शन का। तो इसको मैंने लिखा इज अ फंक्शन ऑफ डिग्री 2, यही इसी तरह इज अ फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3। अब इक्वेशन हमारे पास फंक्शन नंबर 1 जो एग्जांपल है उसमें जो कोफिशिएंट है लीडिंग कोफिशिएंट 2 है, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट 9 है, बिकॉज इसमें 4 को नहीं कहा, 12 को नहीं कहा, 13 को नहीं कहा लीडिंग कोफिशिएंट सिर्फ वो होगा जो सबसे ज्यादा पावर के साथ वाला कोफिशिएंट होगा, तो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। या पोलिनोमियल फंक्शन की आपके पास एग्जांपल है। पोलिनोमियल फंक्शन से अगला आपके पास आता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शंस में से ही निकले, बेसिकली वो वाले पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं जिनकी डिग्री 1 हो। अब यहाँ पर मैंने 2 और 3 डिग्री वाले तो लिखे, 1 डिग्री वाले भी तो लिख सकता था, यानी कि जिसमें x की पावर 1 हो ज्यादा से ज्यादा, तो वो वाले इस लीनियर में आ जाते हैं। लीनियर फंक्शन वो होता है कि जिसमें इफ द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन इज 1 देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन, उसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं। तो लीनियर फंक्शन में जो है वो इस फॉर्म, हमेशा इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी, बिकॉज x की ज्यादा से ज्यादा पावर 1 आ सकती है। लीनियर का मतलब है जिसमें डिग्री 1 हो, तो x की ज्यादा से ज्यादा पावर 1 आ सकती है, तो उसके साथ एक कोएफिशिएंट और साथ उसके एक कांस्टेंट लाजमी होगा। तो इसको जनरल फॉर्म में हमने बना दिया x प्लस बी।
इसमें a जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर a जीरो हो गया तो ये सारी टर्म जीरो होगी, लीनियर तो रहेगा ही नहीं, x की पावर तो खत्म हो गई, x की पावर 1 तो बचानी है। और a भी जो है वो रियल है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये दो एग्जांपल्स मैंने लिख दी। तो ये अभी तक हमने पढ़ा कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी टाइप है। जी, तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फंक्शन की, अलजेब्राइक फंक्शन की नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मैं आपको पहले सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जो किसी भी एक्स पर, किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई करें तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, वही एलिमेंट दोबारा आंसर आपका आ जाए, तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ये सिंबल्स में और राइटिंग्स में भी यही बताया हुआ है आपको। अ फंक्शन आई, आइडेंटिटी को आई से इसीलिए ज़ाहिर करते हैं आइडेंटिटी की वजह से। आई फ्रॉम एक्स टू एक्स ये बताता है कि रेंज और डोमेन क्या है, डोमेन और रेंज क्या है, कहाँ से ये फंक्शन कहाँ तक जा रहा है। अब आई फ्रॉम एक्स टू एक्स इज ऑफ द फॉर्म आई एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स पर कोई फंक्शन आई अप्लाई हुआ तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, दोबारा एक्स ही आंसर आ गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, आपके फर्स्ट सेट में से जो एक्स आएगा इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। इट इज डोमेन एंड रेंज इज एट एक्स इटसेल्फ, वही एक्स होती है। तो इट मीन्स दैट आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो एक ऐसा फंक्शन होता है कुछ जिस पर एलिमेंट पर अप्लाई करवाएं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है जी कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन आपके पास है लेट एक्स एंड वाई बी द सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के दो सेट हैं। अ फंक्शन सी एक्स टू वाई डिफाइंड बाय सी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स पर कोई फंक्शन सी अप्लाई, ये सी फंक्शन का नाम है, अप्लाई हो तो आंसर आए ए, कोई कांस्टेंट आए आंसर। तमाम एक्स अप्लाई करते रहें तो फंक्शन वाई जो है वो ए ही आना चाहिए वाई में से, ये फिक्स है। तो इसको कहते हैं एज अ कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन है सी ऑफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, जितना मर्जी एक्स की वैल्यू लगाते जाएं तो फंक्शन का आंसर 3 ही आना है हर वैल्यू पे, सारी वैल्यूज पे। इसको बोलते हैं जी कांस्टेंट फंक्शन। रैशनल फंक्शन नेक्स्ट और लास्ट अलजेब्रिक जो है वो फंक्शंस, उनकी कैटेगरीज में लास्ट कैटेगरी है रैशनल फंक्शन। रैशनल नंबर जैसे आपको पता था, रैशनल नंबर आपने देखा जिसको पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं रैशनल नंबर। सिमिलरली यही रैशनल फंक्शन के बारे में है। अ फंक्शन आर ऑफ एक्स इज ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर P एंड Q, यानी कि P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स जो दो फंक्शन है ऊपर नीचे, वो दोनों कौन से होने चाहिए यार, पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड द रैशनल फंक्शन। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दी हैं, ये दोनों, ये देखिए ऊपर वाली भी पॉलिनोमियल नीचे वाली भी पॉलिनोमियल है, तो दोनों आपस में डिवाइड भी हो रहे P और Q की फॉर्म में है, तो ये दोनों रैशनल फंक्शन हैं, नीचे वाले भी ऊपर वाले भी। तो नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं जी अलजेब्राइक फंक्शन के बाद। अलजेब्राइक फंक्शन के बाद आपके पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो देखते हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको बताता हूँ क्या चीज़ होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड वन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको पता है, सारा पता है कि साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कोसेकेंट एक्स, सीकेंट एक्स और कॉट एक्स, सारे जो होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इन सबको अगर y के इक्वल रख दिया जाए तो x की वैल्यू देते जाएंगे, साइन कॉस टेन कोसेकेंट सीकेंट और कॉट वगैरह अप्लाई करते जाएंगे तो y हमारे पास आता जाएगा। यानी कि कह सकते हैं हम कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इनकी अलग-अलग डोमेन और रेंज होती है, ये आप
खुद देख के बुक से याद कर लेनी है। थर्ड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये था ट्रिग्नोमेट्रिक, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो क्या होते हैं? वो आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो इनवर्स x होगा। या फिर इसको वाइस वर्सा ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन y, साइन उधर जाके उल्ट हो गया। सिमिलरली साइन कॉस टेन कोसेकेंट ये सभी आपस में इन्वर्स इनके मौजूद होते हैं। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट एक फंक्शन की टाइप है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या चीज होते हैं? अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल appears as exponent यानी कि पावर में आए इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है जी। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में आ रहा हो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी इसकी दे देता हूं, जैसा कि y इज इक्वल टू ई पावर 2x। देखें पावर में एक्सपोनेंट में आ रहा है, ये एक्सपोनेंट e है, e की पावर में 2x एक वेरिएबल आ रहा है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। और y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर में जो वेरिएबल आ रहा है एक्सपोनेंट में पावर में आ रहा है, तो इट मीन्स दैट कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। y इज इक्वल टू ई पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी अगली टाइप को, वो है लॉगरिथमिक फंक्शन, फिफ्थ टाइप। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है जी? इफ x इज इक्वल टू a रेज टू पावर y हो, देन हम y इज इक्वल टू लॉग बेस a ऑफ x लिख सकते हैं, वेयर a जो है वो पॉजिटिव है और a जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। अगर कोई इस टाइप में आ जाए आपके पास एक्सपोनेंट की टाइप में, तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं, जिसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। इसमें थोड़ी सी चीज ये है, लॉगरिथमिक के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। इफ ये जो a है, ये जो बेस में है a आपके पास आ जाए 10, देन log of 10 base x is called log of x base 10 is called common logarithm। अगर if a की जगह a आ जाए, ये वाला जो हमारा बेस में a है,
इसकी जगह आपका ई आ जाए, ई जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है, ई की पावर ई की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, तो अगर वो आ जाए देन log of x base e is called natural logarithm of x। ठीक है जी, ये कुछ इंफॉर्मेशन है लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट हाइपरबोलिक फंक्शन। जी तो नेक्स्ट आपके पास है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में सबसे पहले आपके पास जो होता है वो साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है विच इज 1/2 e पावर x माइनस e पावर माइनस x is called hyperbolic sine function। Similarly, cos hyperbolic x की वैल्यू होती है 1/2 e पावर x प्लस e पावर माइनस x is called cos hyperbolic cos function। बाकी जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं tan हाइपरबोलिक x, उनका साइन और कॉस से ही वैल्यूज निकली हैं। ठीक है जी, cot हाइपरबोलिक x विल बी इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e पावर x माइनस e पावर माइनस x। सिमिलरली tan और secant हाइपरबोलिक x will be equal to 2 e पावर x प्लस e पावर माइनस x और कोसिकेंट हाइपरबोलिक x will be equal to 2 e पावर x माइनस e पावर माइनस x। ये सारी जी वैल्यूज होती हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, इनको बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास हाइपरबोलिक के बाद, आप देख लीजिएगा बुक से इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन भी आपके पास उधर दिए हुए हैं, वो उनकी कुछ खास वैल्यूज़ हैं, वो आपने याद रख लेनी है, ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लिसिट फंक्शन। 8 टाइप नंबर ये है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इसमें होता क्या है कि इफ़ y इज इजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, अगर y को खालिस्तन एक तरफ रख के दूसरी तरफ x जो है वो फंक्शन से ज़ाहिर किया जा सकता है, देन y इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। देन y को x का एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 1। ये देखें x एक तरफ है, y एक तरफ है। y इज इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर रूट x एक तरफ है, y एक तरफ है। तो इस तरह के फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहा जाता है कि बिल्कुल एक्सप्लिट हुए हैं, किया जा सकता है और एक्सप्लिट हुए भी हुए हैं। तो सिंबॉलिकली इसको कैसे ज़ाहिर किया जाता है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। इम्प्लिसिट फंक्शन इसके बाद नेक्स्ट टाइप है। इम्प्लिसिट फंक्शन में इस तरह होता है कि इफ x एंड y आर सो मिक्सड अप, इतने मिक्सअप हो चुके हैं, एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y को x के टर्म्स में जैसे कि इधर लिखा गया नहीं लिखा जा सकता, तो इट मीन्स दैट कि ये वाली एक्सप्लिसिट दैट y इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। एक्सप्लिसिट फंक्शन में ऐसा होता है कि y और x को अलग-अलग किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में इम्प्लिसिट फंक्शन में ये होता है कि y और x को अलग-अलग नहीं किया जा सकता, इतने मिक्सअप हुए होते हैं, इतने स्टक हुए होते हैं एक दूसरे में कि इम्प्लिसिट फंक्शन उसको कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल्स ये दो दी हुई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसमें x और y को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। सिमिलरली आपके पास है एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई
+9 डिवाइडेड बाई एक्स वाई +1 इज इक्वल टू 0, ये भी इसी तरह है कि एक अकेले y को x की टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता, तो ये दोनों इम्प्लिसिट फंक्शन हो गए हैं। जी तो नेक्स्ट है हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन इंपॉर्टेंट है कुछ थोड़े से, इसके लिए डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। समटाइम्स अ कर्व is described by expressing both x and y as a function of a third variable t और थीटा। एक कर्व को डिस्क्राइब करने के लिए आपको x और y डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक तीसरे वेरिएबल t या फिर थीटा या z या एनी वन एल्स के रिप्रेजेंट करना पड़ता है, में आपको लिखना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो इसको जो थर्ड वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर, विच इज कॉल्ड पेरीमीटर। and the equation of the type x is equal to f of t and y is equal to another function g of that t is called the parametric equation of the curve। अगर t है तो t यहाँ पर पेरीमीटर है, अगर कोई और भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, z भी हो सकता है, एनी अदर पेरीमीटर भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से है कि x is equal to at square, y is equal to another function of t at। Similarly, x is equal to a cos of t and y is equal to another function of t a sin of t। Similarly, x is equal to a secant of थीटा। अब यहाँ पर पेरीमीटर थीटा आ गया, तो ये इसको पेरीमीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास पेरीमीट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं, पेरीमीट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं। इसमें एक तीसरा वेरिएबल आ जाता है उन दोनों वेरिएबल्स के अलावा। नेक्स्ट आपके पास है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन जैसा कि नाम से जाहिर है कि आपके पास इवन नाम से ये पता चलता है कि इसमें प्लस होगा, ऑड फंक्शन नाम से ये पता चलता है कि इसमें माइनस होगा। अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन इवन इफ f के फंक्शन के अंदर x की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया जाए तो उसमें कोई फर्क ना पड़े, f ऑफ x ही दोबारा आ जाए, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स शुड इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल एक्स जो कि उसकी डोमेन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, चेक करना है कि ये एक इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो इसमें x की जगह पूरे फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट कर देना है। तो f ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस एक्स होल स्क्वायर। x की जगह सिर्फ अंदर वाले x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो माइनस एक्स होल स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर फिर से f ऑफ x आ गया, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x आ गया। तो ये वाला फंक्शन एक इवन फंक्शन होगा। सिमिलरली एक और फंक्शन की एग्जांपल मैंने यहां पर दी हुई है, f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x। अगर x की जगह आप माइनस एक्स पुट कर दें तो देखें क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स। क्योंकि कॉस माइनस को वैनिश कर देता है, उसके एंगल के अंदर अगर कॉस के एंगल के अंदर माइनस हो तो उसको वैनिश कर देता है, बाहर नहीं निकालता, तो इसने कॉस ऑफ एक्स हो जाना, जो कि बिल्कुल वही फंक्शन f ऑफ x आ गया। तो ये भी एक इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन की एग्जांपल और डेफिनेशन देखते हैं। द फंक्शन इन इज ऑड इफ उसके x की जगह, उसके फंक्शन के वेरिएबल की जगह माइनस एक्स पुट करें तो वो फंक्शन के बाहर भी माइनस आ जाए। इट मीन्स दैट f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x आंसर आ जाए, शुड इक्वल टू माइनस f ऑफ x, देन वी कॉल दैट अ फंक्शन इज ऑड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1 f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन मैंने ले लिया, उसमें x की जगह अगर मैं माइनस एक्स पुट करता हूं तो देखते हैं f ऑफ माइनस एक्स शुड इक्वल टू माइनस एक्स होल क्यूब। x की जगह माइनस एक्स पुट करना तो अंदर वाला x की जगह माइनस एक्स पुट किया, तो क्यूब एक ऐसी पावर है कि जिसमें माइनस जो है वो बच जाती है, माइनस अगर ऑड पावर हो तो उसकी माइनस बच जाती है, तो माइनस एक्स क्यूब आ गया। एक्स क्यूब क्या है, f ऑफ x, तो माइनस f ऑफ x आ गया। तो ये एक ऑड फंक्शन है। तो अभी तक आपने स्टूडेंट्स देखा कि हमने फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की टाइप्स, फंक्शन के ऊपर लगने वाले अवामल जितने भी हैं उसके अंदर जितनी भी टाइप्स हो सकती हैं मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवा दी। आपको मैंने डोमेन के बारे में बताया, आपको रेंज के बारे में बताया, आपको फंक्शन की टाइप के बारे में बताया, आपको वेरिएबल इंडिपेंडेंट, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताया। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। आपको टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बताया, उसका आप जब कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 1.1।
तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिए। जो नए आने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, तो मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।